अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, डार और डार्लिंग के साथ आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरा, आपका और सबका डार्लिंग मौजूद है। भाई ये काली ऐनक लगा के क्या वेल्डिंग करने लगे हो? ओ बाबियो, मुझे अपना तोता चश्म हो गया है। बेटा तोता चश्म तो मतलबी को कहते हैं। क्या कह रहे हैं मतलबी? मुझे तो किसी ने बताया कि ये आंखों की बीमारी है। ओ भाई मेरा ख्याल है तुम अशोबे चश्म कहना चाह रहे होगे। ओए होए, वही बाबियो मेरे दिमाग से निकल गया था ये शोबाए चश्म। हाँ यार, ये वबा आजकल फैली हुई है। ये ऐसा वायरस है, ज़रा दूर रहना, कहीं साथी किसी को ना ये वायरस लग जाए। और मुझसे किसी को लग जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मुझे भी तो किसी से लगे है ना डार साहब। नहीं यार, ऐसा नहीं कहते, खुद भी एहतियात करते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा कहते हैं। वैसे आजकल ये बीमारी बहुत कम होती जा रही है, लेकिन स्मोक की वजह से गले और आँख की बीमारी जो है वो लग सकती है। ओए होए, इसका मतलब है भी मुझे स्मोकी चश्म हो गई है। अच्छा लफ्ज़ बनाया है तुमने, अशोबे चश्म और स्मोक का मिलाप। बाबियो, मैं स्मोक का भी तर्जुमा कर चुका हूँ। हैं? वो क्या? आपको पता है स्मोक कैसे बनती है? कौन सी चीज इकट्ठी हो तो स्मोक हो जाती है? यार ये धुंध और गर्द जो होती है। बस तो इसका नाम मैंने रख दिया गर्दुंद। यार अच्छा नाम बनाया तूने, लगता है कि तुम ज्यादा तख्लीकी होते जा रहे हो। बाबे, आपकी नजर नहीं पड़ी, दुनिया वाले तो मुझे जीनियस कहते हैं, जीनियस। जीनियस साहब जरा ये बताइए कि ये काली ऐनक क्यों लगाई हुई है इस वक्त? बाबियो, मैंने इसलिए लगाई है कि गर्दुंद जो है वो और शशोबे चश्म जो है, इन दोनों की वजह से मेरी आंखें लाल सुर्ख हो गई हैं, ऐसी ऐसी चुभन हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आपको अब मैं देख तो नहीं रहा, अंदाजे से बातें कर रहा हूँ। आपको 150 साल पुराने लग रहे हो, मुझे बहुत ओल्ड लग रहे हो, ओल्ड। तुम फिक्र न करो, ये वायरस कोई ख़तरनाक वायरस नहीं है, ये कुछ दिनों के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। तुम ज़रा एहतियात करो। डार साहब, एहतियात क्या करनी पड़ेगी? तुमने अपना तौलिया और साबन बिल्कुल अलहदा रखना है, आंखों को साफ पानी से धोना है और किसी के साथ यानी हाथ मिलाना या गले मिलना ज़रा परहेज करनी है इस बात से। ये तो सारी एहतियातें कोरोना वायरस वाली हैं। भाई अल्लाह से खैर मांगो, ये वायरस वैसा नहीं है। ये बताओ कि डॉक्टर के पास गए थे? ओ जी, मैं गया था डॉक्टर के पास, उसने कतरे दिए हैं आंखों में डालने के लिए। मैं डाल रहा हूँ आंखों में कतरे। बहुत अच्छी बात है, मगर अपने पास से कोई टोटका ना इस्तेमाल करना, और अगर स्मोक में तुझे जाना भी पड़ जाए तो मास्क पहन लेना ताकि नाक और मुंह की हिफाजत रहे। बाबा, ये आपने ठीक कहा, मगर एक बात बताएं कि अगर आंखों में खारिश हो जाए शुरू और पानी बहना शुरू हो जाए, फिर क्या करे बंदा? तो टिश्यू पेपर से साफ कर लो, टिश्यू को रगड़ना नहीं आंख पे। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैसे बाबे, आज के इस लेक्चर के बाद जैसे आपने एहतियाती तदाबीर बताई है ना, आप डॉक्टर साहब कम लगे हो तो डॉक्टर बहुत लग रहे हो मुझे आज। भाई ये बातें तो सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों के आगाज़ में स्मोक का तो यानी पता चल जाता है, ज़रा एहतियात करनी चाहिए। वैसे मुझे तो एहसास हो गया कल से कि आंखें बड़ी नेमत है। यार तुम आंख की बात कर रहे हो, क्या खुदा की दी हुई बाकी नेमतें जो हैं जिस्म के सारे अज़ा, वो नेमत नहीं है? जैसे सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। वैसे मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया है कि 5 वक्त की आदमी नमाज अदा करे, क्योंकि जब 5 दफ़े वजू करेंगे तो आंखें भी तो धुलेंगी ना उस पानी के साथ, बीमारी हो ही नहीं सकती। ये हुई ना बात। और एक बात मैं तुझे बता दूं कि किसी के मशवरे पे कोई ऐसा टोटका तूने नहीं आजमाना, क्योंकि ये टोटके जो हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। आप फिक्र न करें बाबियो, मैं बोऊंगा जरूर हूं, मगर इतना भी नहीं। आपकी बात पर तो मैं कान बंद करके भी अमल कर लेता हूं। कान नहीं, आंखें बंद करके अमल करना। बाबियो, जब तक आंखें ठीक नहीं होती कानों पे गुजारा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो इस सिलसिले में मैं आपको एक जुगनी सुनाऊं, बिल्कुल तैयार है। हाँ, ये हुई ना बात, तो चलो फिर जुगनी सुनाओ ताकि माहौल में तब्दीली आए। ठीक है जी, माहौल तो तब्दील हो ही जाएगा जब मेरे डांसने वाले आ जाएंगे। आ जाओ यार, आके डांसो मेरे साथ। करते हैं पाकिस्तान
नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि आज डार्लिंग किस मेहमान के साथ महवे गुफ्तगू हैं। नाजरीन, मेरे यहाँ आज जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, आसानियाँ पैदा करे अल्लाह इनके हर अमल में। आलमी शोहरत याफ्ता और बड़े बाप का बड़ा बेटा रफ़ाकत अली ख़ान। रफ़ाकत जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप मेरे टेलीफोन पे इस तरह आए, मुझे ऐसे लगा जैसे आपके किसी बुज़ुर्ग ने कहा है कि आपको आना है। देखिए जी डार्लिंग साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जब किसी फ़ैन को मौका मिलता है अपने बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट के साथ या बड़े इंसान के साथ, तो वो अपॉर्चुनिटी कभी ज़ाया नहीं करता। तो मैंने ज़ाया नहीं की अपॉर्चुनिटी। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। आपके बुज़ुर्ग जो थे, आपके वालिद नज़ाकत अली ख़ान और चचा सलामत अली ख़ान, मैं उनके हाथों में यानी यहाँ तक पहुँचा हूँ। वाह। मैं जब रेडियो पे गया 56 में, तो जब वो माशाल्लाह बिल्कुल जवान थे दोनों भाई, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो बहुत प्यार था मेरा उनके साथ। और फिर उनकी जो आल है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप माशाल्लाह उन्हीं की लेगेसी लेके आगे ले जा रहे हो सब कुछ। तो आप ये बताइए कि आप जो गाते हो माशाल्लाह इस कदर उम्दा, इस कदर अच्छा, तो बच्चों में से भी कोई है? डार्लिंग जी, असल में बात यह है कि हम चूँकि एक ऐसे घराने को, एक ऐसे खानवादे को रिप्रेजेंट करते हैं जो कोट ऑफ अकबर से लेके आज तक ये 14वीं पीढ़ी है, 14वीं 15वीं पीढ़ी है। मेरे बच्चे भी गा रहे हैं, खुद कुदरती गा रहे होते हैं, पता नहीं अभी तो सीखते भी नहीं तो शुरू हो जाते हैं। उधर फिर शफ़क़त अली ख़ान साहब के बच्चे भी हैं, और उसके अलावा शराफत भाई के भी हैं, लताफ़त भाई के भी। तो ये एक ऐसे जैसे कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, तो उसमें से जिसने चूज़ करना है इस बड़े सेक्रीफाइस को लेके कि मैंने रिप्रेजेंटेशन देनी है प्योर और ऑर्गेनिक क्लासिकल म्यूज़िक की, तो उसके लिए उसको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, पैसे की भी, वक्त की भी, जवानी की भी। तो मैंने अपने कई बुज़ुर्गों को देखा है, बेचारों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़ी कोशिशें की। तो मेरे बच्चों में से मेरा एक बेटा है बख्त अली ख़ान, वो क्लासिकी मौसीकी में, मैं समझता हूँ अल्लाह ने उसको अपना बेटा करके नहीं कहता, मैंने तो उसकी कभी मुँह पे तारीफ़ भी नहीं की। कोई दुआ है मुझे किसी, डार्लिंग जी, या आपकी दुआ है, या उस्ताद सलामत अली ख़ान की है, नज़ाकत अली ख़ान साहब की है, किसी की है जिससे वो मुझे बच्चा मिला है। ज़रा रफ़ाकत जी ये फरमाइए कि आपने अपने वालिद नज़ाकत अली ख़ान से ज़्यादा ये फ़न सीखा या सलामत अली ख़ान से? जी डार्लिंग जी, ऐसा है कि मैं ना उस वक्त बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता, जब अब्बा जी फौत हो गए, बहुत जल्दी चले गए, और उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के साथ फिर मैंने एक बड़ी मुश्किल से, क्योंकि थोड़ी सी मोहब्बतों में फ़र्क भी थे, मुझे कहते थे यार गाना गाया कर। मैं जी मैं की गावा, कहते कुछ भी गा पर गाना ज़रूर गाना है। तो असल में मैं फिर उनको कहता, मेरा गाना थोड़ा है खान साहब, इतना ज़्यादा नहीं है। वो कहते थे थोड़े को ठीक कर लो, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। ज़रा ये फरमाइए कि आप यानी ज़्यादा यानी सहूलत किस में महसूस करते हैं, क्लासिकल में, सूफ़ी में, फोक में, यानी जो भी इस्तिलाहें हैं यानी गाने में, ज़्यादा आप यानी आरामदेह गाना किसको कहते हैं? डार्लिंग जी, गाना सारा आरामदेह नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी वही मैं ये समझता हूँ जिसको सारे गाने याद हैं या सारी सिनफें याद हैं, वो आर्टिस्ट ही नहीं है। आर्टिस्ट की तो एक जो उसका जो मकाम है, जो उसकी वजह कता बनती है, जो भी उसने कोशिश की होती है, मेहनत की होती है, वो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें होती हैं, चंद चीज़ें होती हैं जिसमें उसका मकाम होता है। जैसे अगर आप आमिर खान साहब के बारे में पूछें तो वो लोग कहते थे ऐसी दरबारी किसी ने नहीं गाई, ऐसी अभोगी किसी ने नहीं गाई। अगर आप खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब की बात करें तो उनके बारे में लोग बताते ऐसा ठुमरी का अंदाज़, ऐसा ठुमरी का रंग मेरे ख्याल में किसी गवैये ने पेश किया हो। और हमारे यहाँ ठुमरी काफ़ी का जो स्टाइल है और जो रागदारी का और लय को देखने का अंदाज़ है, वो भी अपनी मिसाल आप। तो मैं समझता हूँ क्लासिकी मौसीकी तो एक जिम्मेदारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें तो मैं कंफर्टेबल होता ही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मौका नहीं मिलता गाने का क्लासिकी मौसीकी के लिए, सालों में कभी कभी कुछ प्रोग्राम होते। तो मैं सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, जैसे गज़ल हो गई, फिल्मी गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिल्म हमारे होते हुए तो ख़त्म हो गई थी। हाँ। अगर हमारे दौर में भी ए हमीद होते, निसार बज़मी होते, तो शायद हमारा स्कोर बहुत बड़ा होता है। वहाँ उस दौर में भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी थे
जिनको मैं नाम नहीं लेता उनका, पर उनकी ऐसी आवाज़ें नहीं थी, लेकिन बड़ी कंपोजिशन गाने से वो बड़े हो गए उनके। उसमें से मेहंदी हसन को नहीं मैं कह रहा, या मैं गुलाम अली साहब को, यहाँ के मैडम जी से के बारे में बात नहीं कर रहा। देखिए ये इस तरह ही बड़े होते हैं। किशोर कुमार को R.D. बर्मन मिल गए, इधर मैडम जी को मास्टर अब्दुल्ला मिल गए, फिर हमारे मास्टर नज़र साहब मिल गए जिन्होंने गज़ल के असलूब को ऐसा दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ पर आप मेहनत कर लेते हैं वो चंद चीज़ें होती हैं, उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर वही आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सिंगर का असल तारुफ ये है डॉर्लिंग जी कि जब भी सिंगर का तारुफ करवाया जाएगा सबसे पहले दूसरे आदमी का ये सवाल होता है, अच्छा यार ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, आवाज़ भी बड़ी अच्छी, पर इनका गाना कौन सा है। गाने से मंसूब होता है आदमी। अगर आप मसूद राना की बात करेंगे फ़ौरन दिमाग में आपके कई गाने आ जाएंगे, अहमद रुश्ती की बात करेंगे फ़ौरन कई गाने आपके दिमाग में आ जाएंगे, मेहंदी साहब की बात करेंगे गज़लें भी आएंगी आपके दिमाग में, ऐसे ऐसे फिल्मी गाने भी आएंगे। तो ये जो काफ़ी है गाने में, बहुत कम लोगों ने काफ़ी गाई, यानी मर्दाना काफ़ी तो इतनी काफ़ी नहीं गाई गई। वो जैसे सलामत अली खान ने भी छोड़ दी हाँ जी। एक आध दफ़े, यानी गा के कि गुल्लू बेहतर कर लेगा इस काफ़ी को। तो गुल्लू भी, मेरा मतलब है, एक चम्मच वाली काफ़ी बना के गाते रहे। तो आप काफ़ी कोई रिकॉर्ड की हुई आपने? देखिए जी, हुसैन बख्श गुल्लू का अगर मैं जिक्र करूं, हाँ। तो वो तो खैर यानी सुर कभी कभी कुछ आर्टिस्टों के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। हाँ। इज वन ऑफ देम। हाँ नहीं। और लेकिन उनकी गायकी का जो इन्फ्लुएंस है वो उस्ताद सलामत अली खान साहब है। रही काफ़ी गाने की बात, तो ये हमारे घर का काम है। ख्वाजा फरीद और बाबा फरीद में ये फ़र्क है कि बाबा फरीद पाकपटन शरीफ से है, ख्वाजा फरीद कोट मटन शरीफ भावलपुर से। उनकी लिखी हुई चीज़ें, उनकी जो चीज़ें बुज़ुर्गों ने पहले, अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध में इसकी इंट्रोडक्शन बनती है जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है खान साहब आशिक अली खान साहब, जिन्होंने काफ़ी को अपने बड़े मुश्किल रंग में पेश किया। ऐसा करके कुछ उनके जरी मुश्किल मुर्की फंदे और तानों में गाया गया। जब सलामत अली खान के यहाँ इसका इसलूब मिलता है तो उन्होंने उसको ठुमरी के लहजे में अपना के और एक एक लफ्ज़ को दर्दो अलाम के साथ बयान किया। सावल मोड़ मुग़र, यानी उसके अंदर वो कैफियत पैदा की कि वाकई सावल चला गया है। हाँ। और अगर आ जाए तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। मेहंदी हसन ने भी, मेरा मतलब है, इसी लेवल की काफ़ी गाई। मेहंदी साहब ने असल में काफ़ी है, मैंने भी एक दो चीज़ें उनकी सुनी हैं। हाँ, लेकिन उनके यहाँ जो मेहंदी साहब तो खैर मैं क्या लफ्ज़ बयान करूँ उनके बारे में। उनके यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं उसमें मैं समझता हूँ उनके गीत अंग में उन्होंने काफ़ी को पेश किया है। मगर हमारे यहाँ ये सारे इस मुल्क में काफ़ी जो है वो इतनी काफ़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यानी कम होती जा रही है। बहुत कम गाने वाले इस तरफ ध्यान करते हैं। जी जी जी। तो ज़्यादा यानी क्योंकि ये मुश्किल सिन्फ है। हाँ। अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है कि आप काफ़ी के अंदर वही ताने पलटे और उसको बहुत अपने इसको गीत अंदाज से भी गाई जा सकती है। मैं इस गाने को भी काफ़ी समझता हूँ, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ये भी एक, अगर आप जुम्मन खान साहब को सुने, जी हाँ, जुम्मन खान, ये भी एक अपने अंदाज के सुर हैं, अपने अंदाज का। अगर आप कभी आबिदा परवीन साहिबा को सुने तो माशाल्लाह वो अपने अंदाज में, जब कभी कोई पंजाबी कलाम या किसी भी सचल सरमस्त को बहुत ज़्यादा गाती हैं तो वो भी एक काफ़ी रंग है। जी हाँ। वो भी काफ़ी का अंदाज है, लेकिन अपना अपना है अपना। लेकिन सलामत अली खान ने तो उसमें जो गायकी का रंग पेश किया है। एक दफ़ा मुझे याद है, एक बंदे ने मुझे ये वाक़या सुनाया उधर नॉर्वे में। उसने कहा कि सलामत अली खान काफ़ी गा रहे थे तो एक बंदा सामने बैठा और खान साहब को इस अंदाज से देख रहा था, तो एकदम से सलामत अली खान ने गाना बंद करके कहा कि यार इसको बाहर ले जाओ, ये मर जाएगा। तो ये सुर का ये भी मकाम होता है। हाँ, सुर तो ये बड़ी बिल्कुल सच्ची बातें हैं, सुर अपना असर रखता है। ये हमारे यहाँ जो गज़ल है वो भी बहुत अब कम होती जा रही है। जी जी। उसको इस तरह करके खींच खींच के पता नहीं कहाँ तक ले जाना चाह रहा है गाने वाला, पता नहीं क्यों। शायद इनको गज़ल के मानी नहीं आते। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे ये जो सुनने वाले हैं, मैं तो बहुत ही कम अकल आदमी हूँ, मुझे तो इतना, मेरा तो गाना भी ऐसा नहीं है, बस मैं ऐसे ही हूँ। शुक्र है अल्लाह ने इसमें रिस्क लगाया हुआ है। हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन की कमी है। अब हमारे यहाँ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है, ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गाना बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन जब मैं देखता हूँ उनकी प्रेजेंटेशन ज़ीरो है। क्या करते हैं, पीछे से लिखा होता है बड़ा एक बुझे हुए लफ्ज़ों में, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक, कुल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, और एक बल्ब सा लगा होता है और आर्टिस्ट गाने वाला भी गरीब लग रहा होता है। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चैनल हैं, वो आर्टिस्टों को एक मयार दें,
तो मैं समझता हूँ आज का दौर जो है वो देखने का दौर भी है। तो जब कुछ अच्छा साउंडिंग, अच्छे म्यूजिशियंस, कोई आपने देखा ना अताई जितने सिंगर हैं आपने देखा, गिटारें पकड़ी हुई हैं, ऐसे खूबसूरत बाल, कम चाहे घट ही होवे, लेकिन उनका बजाने का अंदाज, बैठने उठने का अंदाज ऐसा है कि दुनिया में उनके पैसे भी बढ़ते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी बढ़ती है। जो आपने यानी हमदे बारी ताला जो रिकॉर्ड सुना मैंने और बहुत अच्छा था, मैं रेडियो पे बहुत यानी अपने प्रोग्राम में करता हूँ, तो तू कुजा मन कुजा, वो तू कुजा मन कुजा खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की चीज़ है और वहाँ पे रीडू हुई है और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने इसको लिखा है। हाँ। तो कभी कभी ये होता है कि मुझे अच्छी तरह याद है, ये आइटम मुझे इसलिए मिला है कि मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ज़िंदगी में उनसे गिला किया था कि आपने सारी दुनिया को गवाया, मुझे नहीं गवाया। तो मैं उन दिनों इंडिया जा रहा था, 97 की बात है, मैं आई वाज अ यंग मैन एंड आई वाज कंपनी विद माय अंकल उस्ताद जाकिर अली खान साहब। उन्होंने कहा रफ़ाकत आप वापस आ जाओ। हाँ। जब आप वापस आ जाओगे, 97 में उनका इंतकाल हो गया, जुलाई की बात है, तो अगस्त में फौत हो गए। तो 20 साल की वो जो एक रूहानी लगन थी उनके साथ, उन्होंने वो आइटम मुझे रूहानियत के तौर पे बख्श दिया, मैं समझता हूँ। तो बगैर साजिंदों के आप कैसा उसको महसूस करते हो अगर गाना पड़ जाए? मैं 100 दफ़ा हैं? मैं डार्लिंग की खिदमत में तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे हजम तेरे, गुनगोरी ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी और रहमतल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। एक शेर है जो मुझे बहुत ही पसंद है, वैसे तो सारी पसंद है। तू है घेरा में अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबे इश्क तू मैं तेरे जारसू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा। उसमें हमने एक इजाफा किया, तू कुजा मन कुजा है फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ तफसीर वल्लैन बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमामे सफ़े अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा, मुस्तफा मुस्तफा खातमुल मुरसली या रहमतल आलमी, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। आप ज़रा ये फरमाइए कि किस मुल्क में आपको बहुत बेहतर सुना गया? आप तो माशाल्लाह बहुत घूमते फिरते हैं, बहुत सारी दुनिया में आप जाते हो, फंक्शंस में बड़े प्रोग्राम्स करते हो। जी जी, मेरे साथ भी एक दफ़े आप जी हम 2000 में हाँ लंदन गए थे, जब आपने तो भगा फिर उसके दिए, बाद मैनचेस्टर जब आपने भगा दिए सब चैनल्स। वो आपके बैठने की वजह से हो गया डार्लिंग, अगर आप ना होते तो ये काम नहीं होना। तो कहने का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इंडिया पाकिस्तान में गाना, जो है ना लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनते हैं। तो उधर आपने कोई रिकॉर्डिंग की हिंदुस्तान? जी मैं उनकी फिल्मों में भी गाया हूँ। हाँ हाँ, ज़रा ये फरमाइए कि माशाल्लाह ये शाम 84 घराना, जी जी, हमारे यहाँ 3-4 घराने हैं जी जो जी, यानी इधर मौजूद हैं इस मुल्क में।
इनमें यानी आपके यहाँ खवातीन पे क्या पाबंदी है या उनको सिर्फ आलू मेथी पकाना आता है? उन यानी उन बच्चियों में से और उन मेरी बहनों बेटियों भांजियों भतीजियों में से कोई भी आज तक यानी किसी खानदान से नहीं आया इस यानी फील्ड में? देखिए, ये वजह क्या है? सारी खवातीन माशाल्लाह बहुत अच्छी। मेरी जो दादी थी वो खुद तबला बजा के गाती थी, और मैडम नूरजहां ने एक दफ़ा उनको सुना, उनकी आशिक हो गई। उस्ताद नज़ाकत अली इस्लाम अली खान साहब की वालिदा, और बड़ी तकवे वाली और बड़ी कमाल की खातून थी। मुझे याद है उनकी गोदी में वो जो खुशबू है उनकी, मुझे आज भी याद है। तो हाथ से भी तबला बजा लेती थी। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए देखिए, बात ये है कि आज यानी हर वो शख्स गा रहा है हाँ जी, जिसके लिए यानी कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की गवर्नमेंट ने। कि मज़ा तो जब है कि गवर्नमेंट में कोई ऐसा कानून बन जाए कि बुरा गाना गाने वाला जो है उसको 3 साल कैद हो गई है। पता लगे जी सबकतुल्लाह कैद हो गए हैं, सरगोदे में बहुत बुरी गज़ल गाई थी उन्होंने। क्योंकि हमारे यहाँ, मेरा मतलब इसकी सज़ा नहीं, मिलावट करो आप दूध में तो आप पकड़े जाते हो। आप यानी किसी भी जगह पे यानी 2 नंबरी करो जी, तो आपकी सज़ा है, आपको जुर्माना है। हमारे यहाँ ये गाना है जो है हर कोई गा रहा है यार, ये क्या मतलब आज के दौर में आप घरानों में से कोई बच्ची कोई बेटी बाहर क्यों नहीं निकल के गाई? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह, उस वक्त थोड़ा सा रेडिडिज्म था, अब नहीं है, अब नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने अपनी सगी बहन से कहा कि तुम गाओ, बहुत अच्छा गाती थी वो। शादी होगी, वो बेचारी ने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया। ये मेरा अल्लाह जानता है। मैंने उसको कहा था कि तुम इस फील्ड में आओ, क्योंकि हमारा घराना बहुत बड़ा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि 50 नंबर तो घराने के मिल जाएंगे जी ना? बिल्कुल, 50 नंबर तो इसको, और फिर सुर में भी है और मेरिट में भी है। बिल्कुल। लेकिन उस्ताद सलामत अली खान की एक बेटी हैं, रिफत उनका नाम है, वो सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं, माशाल्लाह से बेपनाह अच्छा गाती है। मेरी छोटी बहनों की तरह है वो, बल्कि बहन है मेरी वो। तो उस्ताद सलामत अली खान ने उसको सिखाया भी, और कुदरती बात है कि वो फिर वहाँ पे सेटल्ड हो गई। फिर वहीं पे सिर्फ गाने के बेस पे ही वो, उसका अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में बड़ा नाम है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा गा रही है। अगर वो हिंदुस्तान चली जाती और वो कुछ फिल्मों में गा लेती तो फिर इस तरह पहचान बन जाती इंसान की, आपको पता है। तो अब ये एक छोटा सा फ़र्क नज़र आया मुझे कि वो सलामत अली खान ने अपनी बेटी को इनकरेज किया। तो अगर मेरी बेटी होती कोई, मेरे तो सिर्फ 4 बेटे हैं, तो मैं ज़रूर अपनी बेटी को गवाता। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी फील्ड है और गाना बजाना एक बहुत अच्छा काम है। अगर आप उसको तरीके से और इज़्ज़त के साथ करते हैं, आप उन माहौल से, उन दूसरी चीज़ों से दूर रहें। और जो लड़कियां ये गा रही हैं सारी, जिनके कईयों के मैं नाम नहीं जानता, ये तो ज़्यादा मैडम के यानी जो कुर्ते हैं उनको छोटा करके पहन के घूम रही हैं, मेरा तो मतलब है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अच्छी आर्टिस्टों में और भी बड़े बड़े अच्छे नाम हैं। नहीं, अच्छा गाते शाजिया मंजूर साहिबा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, हमारा चन्ना साहिबा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, हदीका कियानी साहिबा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और नसीबुल लाल साहिबा, अगर वो उनको अच्छा गाने, अच्छे कंपोज़र मिलते, तोहफ़ा साहब ने तो उनका नाम बना दिया, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो कुछ चंद अच्छे गाने गाती, उनके अलावा जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज किया उन गानों ने, मैं समझता हूँ कि डार्लिंग जब वो सुर लगाती हैं तो इतना पक्का और इतना कमाल का सुर, यानी स्टार्ट ही रच जाता, आते ही रच जाता है। ये नहीं होता कि 3-4 सुरों के बाद सुर ठीक होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब स्पेशली आप क्लासिकल गाते हैं या कोई गज़ल गाते हैं तो रचाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल पड़ती है। मैं नहीं कहता कि वो गज़ल गायिका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सुनी है। मैं ये गाने में जो शक्ल बनाते हैं लोग, जैसे आमिर खान शक्ल नहीं बनाते थे। हाँ जी, बहुत साफ सुथरा चेहरा रखते थे, कोई ऐसा गुस्सा नहीं होता था कि अब आदमी कहे कि मुझे तुमसे प्यार है गा रहा है और ऐसी त्योड़ियाँ पईयाँ मत्थे थे और गुस्से में कह रहे हैं मुझे तुमसे प्यार है। अच्छा, अब शक्लें बनाते कई ऐसे भी उस्ताद हुए हैं। हाँ। 2 तरह के उस्ताद होते हैं, कहते हैं उस्ताद बताओ क्या करना है, और एक होते हैं उस्ताद सच्ची मुच्ची के, जो गाना बताने वाले सही मैंने में होते हैं। यहाँ पे 2 नंबरी उस्ताद भी बने हैं। मैं तो जो कोई उस्ताद कह दे तो मुझे नींद नहीं आती यार, ये क्यों कहा इसने। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं शीशे के सामने रियाज करो। हाँ। जब आप शीशे के सामने तो आपको अपने कुछ ऐसे एक्सप्रेशन, मैं कई अपने गाने सुनता हूँ स्टेज पे परफॉर्मेंस, उस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि मैं कमाल कर गया हूँ, लेकिन कई दफ़ा बहुत बुरा मुंह बन जाता है। जी रफ़ाकत, अब ये ज़रा मुझे बताइए, और सुनने और देखने वालों को भी बताना नहीं है, सुनाना है। अच्छा। कि आज आप क्या सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। डार्लिंग, मैं ना आपको तो खैर कुछ नहीं सुना सकता क्योंकि आप गवैयों के
गवैयों के आर्टिस्ट हैं। आपकी मोहब्बत है। और जो लफ्ज़ कॉमेडी है वो मैं तो आपके साथ मंसूब भी नहीं करता, क्योंकि आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। मुश्ताक यूसुफी साहब भी बहुत इंटेलेक्चुअल, उनको मैं कॉमेडी नहीं कभी बोलूँगा, अच्छी बात करने वाला बोलूँगा। तो आप तो उस लेवल पे, उस सतह पर आते हैं। तो गाना बजाना कुछ नहीं है, ऐसी ज़रा दुनिया को आइटम थोड़ा सा धोखा दिया हुआ जी, कौन सा आइटम कर? The love has gone and I'm all alone. No good mornings, a lonely dawn. Oh, अल्लाह जाने वे माही मैं तेरा प्यार किए, अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए, दिल दी उदासी ने जान हाय वे माया, अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए, दिल दी उदासी ने जान हाय वे माया, अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए। the love has gone and I'm all alone. Good mornings, a lonely dawn. तेरे कोलों दूर रहना हो गया मुहाल वे, हर वेले रहना मैनू तेरा ही ख्याल वे, तेरा ही ख्याल। सोचा मैं हर वेले ए वजह की दिल दी उदासी ने जान हाय वे माया, अल्लाह जाने वे माही। The love has gone and I'm all alone. Good mornings, a lonely dawn. बड़ा प्यारा लगना है जदों कोल बनाए, जिन्नी बारी मैनू माया अपनी तू कहना वे, अपनी तू कहना वे, पता नहीं मैनू हुंदा हर वार की दिल दी उदासी ने जान हाय वे माया, अल्लाह जाने वे माही मैं तेरा प्यार किए। नाज़रीन, डार्लिंग से पूछते हैं कि आज याद माजी में क्या बताता है। डार्लिंग, मुसर्रत शाहीन भी थी ना तेरे साथ एक ड्रामे में? हाँ बाबियो, मैं एक ड्रामे में अफसर बन जाता हूँ, बहुत बड़ा अफसर, और उस दफ्तर का सबसे बड़ा आदमी होता हूँ। तो मैंने जब अपनी सेक्रेटरी का इंतखाब किया तो मैंने मुसर्रत शाहीन को अपना सेक्रेटरी बना लिया। और आए मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो मुसर्रत। मैं रात को एक किताब पढ़ रहा था। कौन से डाइजेस्ट सर?
इल्म मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। किताब का नाम था कामयाब अफसर बनिए। लिखने वाले लिखते हैं कि कामयाब अफसर बनने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि दफ्तर में दाखिल होते ही अपने रिश्तेदारों को फोन करें। जब फोन बैठ जाए, भाई आप बैठ जाए, तो पूरे स्टाफ को बुलाकर झाड़ें। जब तक आप कामयाब अफसर नहीं बन सकते, जब तक आप अपने इंटेलिजेंट सबॉर्डिनेट को सारे दिन के लिए झाड़ के डिमोरलाइज ना कर दें। और एक उसूल लिखने वाला यह भी बताता है कि एक अदद काली काफी पिए, यह भी कामयाब अफसर बनने के सुनहरी उसूलों में शामिल है। सर मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ। हाँ, काफी सर के लिए अच्छी होती है, रंगत भी तब्दील कर देती है, और जरा काली स्याह काफी होनी चाहिए। सर आप बड़े जॉली हैं। और ऐसी काफी होनी चाहिए जो अंग्रेज पहले पीते हैं। सर जी। वो मुझे याद आया, स्टोर कीपर की नौकरी के लिए मैंने तमाम अखबारात में इश्तिहार दे दिया है। थैंक यू, ये बहुत अच्छा किया आपने। इससे ये होता है कि एक तो मुकाबला जरा अच्छा हो जाता है, दूसरा ये कि अक्लमंद लोग हमें मिल जाते हैं। जरा दफ्तर में भी आप लिख के नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिएगा, हो सकता है कोई इंटरनल कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड हो। वो गोगी मुझे कह रहा था, गोगन, कि वो भी चाहते हैं कि वो भी स्टोर कीपर के लिए ट्राई करें। जी बहरहाल आप देख लें, तो काफी जरा भिजवा दीजिए काली। सर मैं अभी भिजवाती हूँ। Thank you. बड़ी काली कॉफी भिजवा। थैंक यू, थैंक यू। आपको किससे मिलना है? जी मैं हामिद साहब का दोस्त हूँ, जेदा मेरा नाम है जी, मिलना चाहता हूँ। आप वेट करें। सर कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कहते हैं आपका दोस्त हूँ, नाम है जेदा। नहीं नहीं भाई, उसको कह दो भाई मैं ऐसा दरख्त नहीं हूं जो अपने फल से पहचाना जाए। उससे कह दो साहब मीटिंग में। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। शब्बीर साहब, कैसे तकलीफ की आज आपने? जी जी, हामिद मेरा दामाद है जी। जी अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा करें, उस लड़के को मेरे पास भिजवा दें। जी जी, हाँ मैं हामिद को फोन पर भी कह दूंगा। जी रुक्का रुक्का भी मिल जाएगा। नहीं नहीं शबीर साहब, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हाँ डोंट यू वरी प्लीज, थैंक यू। सॉरी यार, इसमें तो कॉफ़ी का बहुत जिक्र कर रहे थे। ये मुसर्रत शाहीन से क्यों कॉफ़ी मंगा रहे थे? सेक्रेटरीज बनाती हैं कॉफ़ी। देखा बाबियो, आपने सेक्रेटरी को मैं कह रहा था कि मैं कामयाब अफसर बनने के लिए बहुत बड़ी किताब पढ़ चुका हूं, और जैसे अंग्रेज कॉफ़ी पीते मैं भी कॉफ़ी पीता होता था। मगर एक बात मैं बताऊं डॉक्टर साहब आपको, जो आपने मसूद अख्तर, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, देखा ना उस टाइम पे मसूद अख्तर तो मेरा मतलब बड़ा ताकतवर और बड़ा मजबूत एक्टर था। उसकी टाइमिंग और उसका बोलना चालना, आप ये समझ लें कि नाप तोल का इशारी निज़ाम था उसके काम में और उसकी अदाकारी में। मत मार दी उसने बाकी एक्टरों की। उसने थिएटर में क्या किया डॉक्टर साहब, बल्कि इधर टेलीविजन पे भी जिधर जिधर वो हीरो का पार्ट करता था ना, तो वो हीरो नहीं होता था जो सिर्फ गाने या पिक्चराइज कराता है या मेरा मतलब है आदमियों को मारता है। नहीं, उसने उस हीरो को मेरा मतलब ऐसा लाइट कर दिया, मुलायम कर दिया कि हंसाता भी था साथ साथ। बहुत अच्छे लोग थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मसूद बड़ा अच्छा मेरा भाई था वो। आइए बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। नाज़रीन, आज की कसौटी है ये। हाँ बेटा, शुरू हो जा। अच्छा जी, जरा ये बताएं, ये शख्सियत है? शख्सियत नहीं है। जिंदा है या मुर्दा? यार मेरा ख्याल है, मैं तुझे पहले ही बता दूं, तूने ऐसी जान खानी है, ये खाने वाली चीज़ है। आसानी पैदा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि जिस चीज़ के बारे में आपने पूछा है, क्या ये मीठी है? नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मीठी नहीं है तो फिर नमकीन होगी। मैंने तुम्हें कब कहा? लेकिन इशारा एक दे देता हूं कि नमक लगा के भी इसको खाया जाता है। नमक लगा के खाया जाता है। ज़रा ये बताएं डॉक्टर साहब, ये सर्दियों में होती है? हाँ कह सकते हो, ज़्यादा इस्तेमाल सर्दियों में होता है। लो ख़त्म होगी बात। मूली? नहीं भाई, ये मूली नहीं है। अच्छा, तो सर्दियों में होती है और नमक लगा के खाई जाती है।
मौसमी और माल्टा। नहीं भाई, जिसका मैं पूछ रहा हूं ना, इस चीज से तवानाई मिलती है। तवानाई मिलती है तो ये मौसमी और माल्टा कमजोर करते हैं। नहीं भाई, कह दिया ना कि माल्टा नहीं है, ना माल्टा, ना अमरूद, ना सेब। और छोड़ें जी, आपने एक ही फिक्रे में सारे राह ही बंद कर दिए हैं। डॉक्टर साहब जरा ये बताएं कि जिसका आप पूछ रहे हैं ये सब्जी वाली दुकान से मिलती है या परचून वाली दुकान से? सब्जी की दुकान पे नहीं मिलती, परचून की दुकान पे भी मिलती है। परचून की दुकान से मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रोज़ाना इस्तेमाल की कोई चीज़ है। डॉक्टर साहब, ये कितनी कीमत तक मिल जाती है? कीमत तब्दील होती रहती है इसकी, बाज़ दफ़ा महंगी हो जाती है, बाज़ दफ़ा सस्ती हो जाती है। 20-30 रुपए तक जाती है ये। 20-30 रुपए तक की खाने वाली चीज़ और तवानाई भी मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने चिप्स के बारे में पूछा, इससे तवानाई मिलती है क्या? सॉरी, मेरा ज़रा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। ये इसे बच्चे भी खाते हैं? हाँ, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, बहुत खूब। ज़रा ये बताएं कि ये पकाकर खाई जाती है या वैसे ही डायरेक्ट ही? उमूमन पका के खाई जाती है। अच्छा, ये बता दें कि मेरा मतलब ऑयल में पकाई जाती है या आग पे भून के खाई जाती है? इतनी बारीकी में जाओगे फिर तो बूझ जाओगे कसौटी। ये जो चीज़ है इसको पानी में भी बनाते हैं, घी में भी बनाते हैं, ऑयल में भी, मक्खन में भी, काफ़ी मेरा मतलब बनती है। पानी में भी तैयार हो जाती है? यार डॉक्टर साहब, आपने कोई अजीब चीज़ पूछ ली है। थोड़ा जहन इस्तेमाल करो, अगर है तेरे पास, बहुत करीब पहुंच चुका है तू। बड़े अफसोस की बात है बाबियो, आपने एक अजीम आदमी की इंसल्ट की है कि मेरे पास ज़हन नहीं है कोई। ऐसी गल हुई? भाई, किस अजीम इंसान की? क्या बात कर रहे हैं बाबियो, सारी दुनिया मुझे अजीम इंसान कहती है। अच्छा भाई, अजीम इंसान, कसौटी तो बूझो। लो बाबियो, मैं आपकी कसौटी के बिल्कुल करीब आने लगा हूँ। ये चीज़ क्या उबाली जा सकती है? हाँ, उबाल के भी इस्तेमाल करते हैं लोग। इसका छिलका उतार के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें जर्दी भी होती है और बाज दफा तो 2 जर्दियां निकलती हैं। गरम अंडे। आपने अंडे का पूछा। ले बे डालेंगे, आज तो कसौटी तू जीत गया। ले, अब इस खुशी में बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने। तो आइए नाजरीन, देखते हैं डार्लिंग आज क्या गा रहे हैं। जाने बहारा रश के चमन होती है आंखों में चुभन, ना लेना कुछ टेंशन, जाने बहारा। आंखें हो लाल और ज्यादा हो नम, कहते हैं इसको शोबे चशम, खारिश भी होगी मगर कम, बोझल भी होगा मन, जाने बहारा रश के चमन होती है आंखों में चुभन, ना लेना कुछ टेंशन, जाने बहारा।
गुलशन जान